ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, नई सरकार की गठन होने के बाद मंत्री विभाग का भी बंटवारा हो गया है। गृह मंत्रालय को लेकर काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिली थी कि जेडीयू को मिलेगा या फिर बीजेपी को, जिसके बाद अब ये औपचारिक ऐलान हो गया है कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय मिला है और किन मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे दो सहयोगी हर्ष जी और नवेंदु जी। हर्ष जी, सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है और गृह मंत्रालय किसके पास पहुंचा है। देखिए, गृह मंत्रालय तो आपने सबसे बड़ी खबर बताई ही कि सम्राट वाकई में ही सम्राट निकल कर आए हैं और उन्हें जो गृह मंत्रालय दिया गया है उससे ये साफ पता लग गया है कि बीजेपी की भूमिका बड़ी है इस वक्त बिहार के अंदर। यानी हमेशा से हमने देखा है जब भी गठबंधन में नीतीश और यानी एनडीए पूरी तरीके से गठबंधन में रहा है तो उसमें नीतीश की भूमिका सबसे बड़ी पाई जाती थी। लेकिन अब जो कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, अब वो नहीं है। अब वो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आ गया है। यानी अब बीजेपी का कद बढ़ गया है। और जिन 18 हम मंत्रालयों की बात कर रहे हैं, नवेंदु के पास पूरी लिस्ट है कि आखिर रामकृपाल को क्या मिला और अलग अलग मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी उनको क्या मिला। नवेंदु आपको पूरी लिस्ट समझाएं। नवेंदु सर, लिस्ट बताइए किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सम्राट चौधरी अब बिहार के सम्राट बन गए हैं। जैसा कि हर्ष जी ने कहा, गृह मंत्रालय को लेकर बहुत चर्चा जोर शोर से चल रही थी। आज भी खबर आई थी कि गृह मंत्रालय जो है नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। और सम्राट चौधरी जब लिस्ट लेकर पहुंचे थे तो अंतिम समय में बड़ा फेरबदल हुआ है। सुबह से जो बातें कही जा रही थी, जो बातें हमने भी दर्शकों को बताई थी, उस बात में सच्चाई थी। लेकिन अंतिम समय में उसको पूरी तरह से चेंज किया गया और कहा गया कि दिल्ली से पीएम मोदी की नीतीश कुमार से बातचीत हुई और इसके बाद नीतीश कुमार ने इस बात को मान लिया, क्योंकि बिहार में अभी सबसे बड़ा अगर कुछ मुद्दा है तो वो रोजगार पलायन का है और लॉ एंड ऑर्डर का है, जिसे लेकर विपक्षी बार बार सरकार पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी को लगा कि इस बार सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी कुछ है तो वो गृह मंत्रालय की है। और ऐसे में अगर सम्राट चौधरी के पास ये मंत्रालय रहेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका इंपैक्ट पूरे बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की वैसी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। नीतीश के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं और वो सीएम भी हैं, तो उनके पास बहुत सारे काम हैं। तमाम मंत्रियों पर उनको नजर रखनी होती है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का भी बोझ हल्का किया गया कि आप जो मेन मंत्रालय है उससे खुद को फ्री कर लीजिए और दूसरे कामों में नीतीश कुमार का पूरा फोकस रहे और ये जिम्मेदारी जो है ये सम्राट चौधरी निभाएं। और सम्राट चौधरी को इसके अलावा दूसरा मंत्रालय नहीं दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय होता है। पुलिस का पूरा कंट्रोल गृह मंत्री के पास होता है और एक तरह से अगर कहें तो असली सीएम जो होता है वो वही होता है जिसके पास गृह मंत्रालय मिलता है जिसको। अब एक बार दर्शकों को बता दें कि जो लिस्ट निकलकर आई है सामने, उसमें कौन से मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास गया है। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा, उनको भूमि एवं राजस्व, खनन एवं भूतत्व, ये बड़े मंत्रालय दिए गए हैं विजय कुमार सिन्हा को, जो पिछली बार कृषि मंत्रालय की जिनको जिम्मेदारी मिली थी। तो बीजेपी के जो दोनों बड़े चेहरे हैं दोनों को बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। इसके बाद दिलीप जायसवाल, इनको ऐसा मंत्रालय दिया गया है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा बिहार चुनाव में हुई, यानी उद्योग मंत्रालय। उद्योग को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे बिहार में। प्रशांत किशोर भी सरकार को घेर रहे थे, तेजस्वी भी सरकार को घेर रहे थे। पलायन, रोजगार, नौकरी, ये सब बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं और चुनाव बीजेपी इसी पर लड़ी है, जेडीयू इसी पर लड़ी है। नीतीश कुमार ने कहा था 25 से 30, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार। तो दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्लेयर ऑफ द मैच इनको कहा जा रहा है चुनाव का, किनकी इनकी अध्यक्षता में पार्टी चुनाव जीती है। तो दिलीप जायसवाल पर बहुत बड़ा भरोसा पीएम मोदी ने किया है और नीतीश कुमार के साथ अब इनको आगे काम करना है और बिहार में उद्योग लगाना है। इनसे पहले शहनवाज हुसैन, समीर महासेठ, नीतीश मिश्रा जैसे लोगों के पास ये मंत्रालय थे और उन्होंने अच्छा खासा काम किया, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जो है इनके ऊपर दी गई है। इसके अलावा मंगल पांडे, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा मिला है। वो पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ही रहे हैं और एक बार फिर से उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन को पथ निर्माण, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास और आवास, यानी नितिन नवीन का भी मंत्रालय इस बार बढ़ाया गया है। नितिन नवीन बीजेपी के टॉप परफॉर्मिंग मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, इसलिए उनको भी भारी भरकम मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है। रामकृपाल यादव, इनको लेकर खबर आई थी कि इनको जो है इस बार उद्योग मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन अंतिम मोमेंट पर यह चेंज किया गया और रामकृपाल यादव को कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अगर रमा निषाद की बात करें तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग रमा निषाद को सौंपा गया है। श्रेयसी सिंह को सूचना
और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो ये बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिनको बड़े मंत्रालय मिले हैं। अब जेडीयू की बात करें तो विजय कुमार चौधरी जल संसाधन, जो पिछली बार इनके पास था वही फिर से इनको मिला है। नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पर इन्होंने शपथ लिया था जेडीयू में, तो विजय चौधरी को जल संसाधन विभाग मिला। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मिला है, नीतीश कुमार के ही जिले से आते हैं, नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं। अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। यानी इन लोगों को लगभग वही मंत्रालय दिए गए हैं जो पिछली बार थे। विजेंद्र यादव को भी ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, पिछले बार भी इनके पास वही थी। लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। मदन सहनी के कोटे में समाज कल्याण मंत्रालय गया है। संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, अभी उनका मंत्री किस विभाग क्या दिया गया है उनको अभी ये सामने नहीं आया है। वित्त मंत्रालय को लेकर बड़ी सबकी नजर है कि वित्त किसके पास गया है, तो ये पहली लिस्ट जो आई है इसमें वित्त मंत्रालय का जिक्र नहीं है। अब लग रहा है कि वित्त मंत्रालय जो है वो जेडीयू के पास गया होगा और बीजेपी और जेडीयू ने आपस में अदला बदली की है। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया है और वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास गया होगा, इस बात की संभावना लगाई जा रही है। अब विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो उसे लेकर भी कहा जा रहा है कि वो अभी भी बीजेपी के पास है। अब देखना ये होगा कि जब फाइनली उसको लेकर अनाउंसमेंट होते हैं तो वो किसके पाले में जाता है। जमा खान को अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। संजय टाइगर बीजेपी के हैं, उनको श्रम संसाधन विभाग दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन कला संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। सुरेंद्र मेहता बीजेपी से हैं, इनको पशु एवं मत्स्य विभाग मिला है। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन, ये भी बीजेपी से हैं। लखेंद्र पासवान ये भी बीजेपी के मंत्री हैं, इनको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। संजय सिंह भी मंत्री बनाए, दीपक प्रकाश भी मंत्री बनाए गए हैं। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, इनको सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का भी जिम्मा इनको सौंपा गया है। तो ये जो पहली लिस्ट निकलकर सामने आई है 26 में से यहाँ पर 18 मंत्रियों के नाम सामने हैं जिनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। अब जो है जो बाकी जो मंत्रालय बचे हुए हैं हो सकता है कि बहुत जल्द उसकी भी जानकारी सामने आ जाए, लेकिन सबकी नजर जो है वो पूरी तरह से गृह मंत्रालय पर टिकी हुई थी और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आना ये बताता है कि वित्त मंत्रालय को लेकर अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि वो उसमें वो किसको मिलने वाला है। लेकिन सर बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली, उनका दबदबा ज्यादा देखने को मिला और अभी भी जिस तरीके से गृह मंत्रालय चुना गया है बीजेपी के लिए मिला है उन्हें, तो ये भी लग रहा है कि उनका दबदबा था इसी की वजह से। देखिए बीजेपी की जहां तक बात करते हैं तो बीजेपी सबसे पहले नारा देती है सबका साथ सबका विकास। और आपने जहां पर भी देखा होगा बीजेपी ने जब जब चुनावी घोषणा की है तो उन वादों को पूरा करने में विश्वास रखा है। जो नवेंदु ने पूरी लिस्ट बताई है, अगर आप देखेंगे कि बीजेपी के पास कौन से मंत्रालय हैं तो उन्होंने उद्योग की बात की है, उन्होंने बिहार में बात की है कि कैसे बिहार में अपराधी को बाहर फेंका जाए और कैसे माफियागिरी खत्म की जाए, वो मंत्रालय किस तरीके से उनके पास है, नहीं बीजेपी के पास है। तो बीजेपी पहले से दिखाना चाहती है कि जो मुद्दों पर वो चुनाव लड़ी थी उन मुद्दों पर वो काम कर रही है। और बीजेपी हमेशा से सिर्फ बिहार में नहीं, बीजेपी ने जहां जहां सरकार बनाई है वहां वहां उसने ऐसा किया है और बिहार में भी वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है। क्योंकि देखिए बिहार की जहां तक हम बात करते हैं तो 2005 से ही जंगल राज का मुद्दा चाहे कितना भी उठा हो, लेकिन एनडीए ने हमेशा से विकास को आगे रखा है और उसी विकास के मुद्दे पर आगे आने वाले समय में यानी 2030 में वो चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में आपको क्या करना होगा, ऐसे में आपको वादों को पूरा करना होगा। नीतीश के जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, जिनको मंत्रालय मिला है, वो लगभग वही हैं, लेकिन बीजेपी के पास जो भी मंत्रालय गए हैं वो कामकाज वाले ज्यादा मंत्रालय हैं कि बीजेपी को काम करके दिखाना होगा। बीजेपी को यह साबित करना होगा कि हमने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था हम कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं और लोगों को वो एक बार फिर से भरोसा दिलाएगी। मतलब 100 दिन का रिपोर्ट जो है वो सौंपना होगा, तो आपको लगता है कि गृह मंत्रालय जो सम्राट चौधरी को दिया गया है क्या वो उसको पूरा कर पाएंगे? निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार में। उनकी पहचान एक अलग तरीके से निकलकर सामने आई है क्योंकि बिहार चुनाव में हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ कितने पॉपुलर हुए, हर जगह योगी की डिमांड हो रही थी। उसी तरह से लोग ये मांग कर रहे थे कि बिहार में भी एक ऐसा चेहरा सामने आए जो योगी आदित्यनाथ की तरह एक्शन करता हुआ नजर आए और सम्राट चौधरी उसमें फिट बैठते नजर आते हैं। जिस तरह से वो भगवा की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि बिहार में अब बुलडोजर एक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। एनकाउंटर पॉलिसी भी अपनाई जा सकती है क्योंकि अब सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है और जो सबसे मुख्य मंत्रालय है वो बीजेपी के पास है। यानी अब एक तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से
भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में रखेगी और उसी हिसाब से वो डील करेगी ताकि यूपी मॉडल की तरह एक नया बिहार मॉडल डेवलप हो पाए और अगली बार वो जब चुनाव में जाएं तो लोगों को बता पाएं कि कैसे लालू का जंगल राज था एक दौर में, जहां पर अपराधी खुलेआम घूमते थे, खुलेआम बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन जब बीजेपी नीतीश की सरकार आई तो कैसे सब चीज बदली, और जब सम्राट चौधरी ने ये जिम्मेदारी संभाली, बीजेपी को ये जिम्मेदारी मिली, तो उसके बाद कैसे बिहार से अपराधियों का पूरी तरह से सफाया हुआ। अगर सम्राट चौधरी इस मंत्रालय को बेहतर तरीके से डील कर लेते हैं जैसा लोगों का अनुमान है, तो आप ये तय मानिए कि अगले चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि लोगों का भी यही मानना है, दिग्गजों का भी यही मानना है कि बिहार में अगर कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बाहर से लोग यहां आकर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो उससे प्रदेश की विकास की रफ्तार और तेज होगी। और सम्राट चौधरी जो कि पिछले कुछ समय से बिहार में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर भी सामने आए और जो भी बात करते हैं कट टू कट क्लियर बोलते हैं, और अपराधियों को लेकर उनके तेवर जो हैं वो सीधे सीधे रहते हैं कि अपराधियों को जो है उनका इलाज उन्हीं की भाषा में करना है। वो कई बार इस तरह के बयान भी दे चुके हैं। तो अब बिहार में सम्राट एक्शन शुरू होने वाला है और अब ये तय मानिए कि अपराधी जितने भी हैं, आरजेडी वाले मना रहे थे, कल सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा था कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी को ना मिले, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर बीजेपी के खेमे में जाएगा तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी ही होंगे, क्योंकि नीतीश और सम्राट की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बेहतर है और नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अगर छोड़ी भी है तो सम्राट चौधरी को ही दिया है। तो ऐसे में अब आरजेडी वाले जितने भी ये अनुमान लगा रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट को ना जाए, अब वही हो गया। यानी जो बचे खुचे क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं बहुत जल्द जेलों के अंदर होंगे। मतलब आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जिस तरीके से यूपी में हमने देखा कि माफिया मुक्त राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही बिहार में भी होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आपने देखा था कि बिहार चुनाव में किस तरीके से यूपी की राजनीति को साधा जा रहा था, जब अखिलेश और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं। अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो कहीं ना कहीं बिहार से भी आपको दिखाना होगा कि अगर हमारी बिहार में जीत हुई है तो हमने उन मुद्दों पर काम किया है, और वही बात कहीं ना कहीं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भी बतानी होगी और बंगाल के अंदर भी बतानी होगी। यानी 100 दिन में आपको सबसे पहले चीजों को दिखाना होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो एग्जाम्पल सेट करना होगा जो आपने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है और इसलिए ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि उनकी भूमिका हमेशा से अहम बिहार के अंदर रही है। हमने खुद जब बिहार के अंदर गए, बीजेपी कार्यालय में बातचीत की, तो उनके बारे में जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो बिहार की जनता को समझते हैं, इसलिए कोई अहम पद उन्हें आगे आने वाले समय में मिलेगा और आज वही हुआ है कि उन्हें गृह मंत्रालय मिल गया है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मंत्री विभाग का बंटवारा हो चुका है, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिल चुका है, लेकिन अभी भी देखना यह होगा कि वित्त मंत्रालय किसके पास जाता है और बाकी की लिस्ट कब तक सामने आती है। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।